गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, गुड इवनिंग, सुसंध्या, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे। तो बच्चों लोगों, हम लोग बात कर रहे थे इस वक्त के अंदर हमारे सीए इंटरमीडिएट के आईसीएआई ने जो एमसीक्यू बुकलेट प्रोवाइड करी है उसके सॉल्यूशंस के ऊपर, और हम लोग लगभग बात कर चुके थे। आई थिंक 50 क्वेश्चंस पर हमारी बात हो गई थी, बराबर से 50 क्वेश्चंस पर हमारी बात हो गई थी। तो हम लोग 50 क्वेश्चंस के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आज बात को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिख करके रख दी थी पहले से ही, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाए। चलिए तो फटाफट से बच्चे लोगों, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा 51 वाला क्वेश्चन है, द डायरेक्टर्स ऑफ सिल्वरटन सॉल्यूशंस लिमिटेड प्रपोज डिविडेंड एट 18% ऑन इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19. Same was approved at the AGM on 30th September 19. Mr. Jagan was the holder of 2000 equity share on 31st March. मतलब साल खत्म हुआ उस दिन ये भाई साहब शेयर होल्डर थे, but he transferred the share to Mr. Rajiv on 8th of August 2019. ठीक है, Mr. Rajiv ने send the share together with the instrument of transfer to the company, जो सेक्शन 56 में अपन पढ़ते हैं, for registration of share in his favor only on 25th of September. और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो पेंडिंग है एजीएम की डेट को भी। बच्चे लोगों, सेक्शन 123 से 127 हमारा डिविडेंड का जो पूरा पोर्शन है, और 126 में खास करके हमने पढ़ा कि अगर किसी ने अपने शेयर ट्रांसफर किए हो और एजीएम में जब डिक्लेयर हो रहा है हमारा डिविडेंड, और अगर शेयर का ट्रांसफर अप्रूव नहीं है, पेंडिंग है, तो क्या करना चाहिए? न ट्रांसफरर को न ट्रांसफरी को फिलहाल तो अनपेड डिविडेंड में डाल दो और काम खत्म करो। तो ऑप्शन नंबर सी अपने को सामने दिख रहा है बच्चे लोगों, इस करेक्ट आंसर। तो सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 मैंने आंसर लिख दिया 52 का। यहाँ पे आंसर आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जिब्राइस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड wish to declare interim dividend in the last week of July 18. The company has incurred a loss during the current financial year up to end of June 18. पिछला क्वार्टर द कंपनी को लॉसेस हुआ है। However, it is noted that in previous financial year कंपनी ने मतलब 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 और 17, 18 में the company had declared dividend 8, 9, 12, 11 and 10% respectively. तो बोला कि भाई बोर्ड को एडवाइस करो कि लॉस के होते हुए भी आप डिविडेंड दे सकते हो क्या? तो बिल्कुल दे सकते हैं बच्चे लोगों। 123 में हमने क्लियर पढ़ा हुआ है प्रीवियस 3 ईयर का। तो कई बार गलती क्या होती है, हम ये 8, 9, 12 का 3 साल ले लेते हैं बच्चों। प्रीवियस का मतलब 17, 18, 16, 17 और 15, 16 का आपने को लेना पड़ेगा। तो 10, 11 और 12 का हमको एवरेज लेकर के 11%, 11% की रेट से हम ये दे सकते हैं। सीधा सीधा से क्लियर है, तो ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए 53 एकदम क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चन है। सीएसआर कमेटी के अंदर कितने लोग होने चाहिए बच्चे लोगों? सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, चालू इधर से होता है कि सीएसआर कमेटी में कितने लोग कंसिस्ट करेंगे, कितने लोग होंगे। तो हमको पता है 3 डायरेक्टर्स वहां पे होने चाहिए, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, तो 3 और मोर हो सकते हैं, जिनमें से एटलीस्ट 1 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सीएसआर के प्रोविजन कहां का एप्लीकेबल होंगे? डायरेक्ट अगर आपसे बात करूं सीएसआर के प्रोविजंस की बच्चे लोगों, तो हमको पता है कि नेट वर्थ हमारा जो है कंपनी का 500 करोड़ और मोर का है। टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का है, और नेट प्रॉफिट हमारा 5 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर हो तो लग जाएगा। तो यहां नेटवर्थ 250 करोड़ आंसर हो नहीं सकता। टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, बिल्कुल यही हमारा बी आंसर है, मैंने टिक भी कर रखा है बराबर से। सी ऑप्शन हमारा 1 करोड़ और मोर नहीं बैठता है, प्रॉफिट वाला और आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट का कंसेप्ट है नहीं, तो बिल्कुल बट ऑब्वियस हमारा आंसर जो है वो करेक्ट चला जाएगा। बी नंबर ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। नाउ 1% कंपनी को फाइल करना पड़ेगा, जो भी उनका अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कब तक फाइल करना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या कहती है बच्चे लोगों, बहुत क्लियर बोला गया है। सारी कंपनीज का एजीएम होता है, तो वो एजीएम से काउंट करते हैं। इनका एजीएम तो है नहीं, ओपीसी का तो 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। डायरेक्ट प्रोविजन आप लोग को पता है, तो डी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अपने को ध्यान में रखना है। 56 को देखिएगा बराबर, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस के लिए जो आप लोगों के मैसेजेस थे 56 और 57, उसके लिए ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो मैंने चेक करके रखा था कि भाई हाँ एक बार मैं देख लेता हूं कि आप लोग किस तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। देन उसके आगे के क्वेश्चन हम अभी करेंगे। तो 56 में हमने कहा रीमा फॉर्म्ड एंड ऑक्यूपाई द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन रैम स्टेशनरीज। सो स्टेशनरीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड जो डील करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है ट्रेडिंग एंड वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेशनरीज में। Rima noticed a changed provision which mandated that from the financial year 2021 onwards,
ओपीसी को भी अपना एनुअल रिटर्न, बच्चे लोगों को 92 वाले सेक्शन में जो अपन पढ़ते हैं वो एमजीटी 7A में बिल्कुल नया प्रोविजन आया है, ओपीसी को अपना अभी भरना पड़ेगा एनुअल रिटर्न इन एमजीटी 7A। रीमा इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर इन अनदर कंपनी, एक और कंपनी के वो डायरेक्टर है, विच टू इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न, जिसको भी एनुअल रिटर्न 7A तो बट ऑब्वियस है पहले ऑप्शन में स्मॉल कंपनी दिख गया अपने को, एसोसिएट सब्सिडी गवर्नमेंट जी नहीं, हमारी कंपनी रहेगी ए, यानी कि स्मॉल कंपनीज आर करेक्ट आंसर, ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि एक मैसेज मेरे पास ये भी था कि सर क्वेश्चन नंबर 3 में आपने आंसर सी टिक कर दिया है, बोला आपने बी और सी टिक कर दिया है। जी हाँ, मैंने वीडियो को चेक किया, फिर तो एकदम से जब ये आंसर सॉल्व कर रहा था तो कुछ खांसी जैसी सी आ गई थी मुझे, एकदम खांसी वासी हो गई थी, तो पानी वानी पीने में मुझे लगता है मैंने आंसर गलत टिक कर दिया था क्वेश्चन नंबर 3। जब आप पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो बाकायदा मैंने ओरली जो बोला है वो ये बोला है कि भाई एसआर पास करना है और कोई अपने को किसी तरह का कंसेंट नहीं लेना है, ठीक है। और टिक करते हुए मैंने इसको सी टिक कर दिया था, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं बच्चे लोगों। आप वीडियो जब फर्स्ट वाला देखेंगे तो वहां मैंने पिन भी कर दिया है मैसेज एक, और बोला भी है कि नहीं हमको सिर्फ एसआर पास करना है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो टिकिंग के अंदर थोड़ी सी लगता है मुझे दिक्कत हो गई थी, चलिए हो जाता है भाई, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं, तो हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, फटाफट से, आप लोगों का समय इस वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, तो बिल्कुल भी हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे। थोड़ा स्पीड मैंने एकदम फास्ट कर दिया अपना बोलने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो होप सो कि आप समझेंगे, ताकि आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहे। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट बच्चे लोगों। 57 में आते हैं, जिसको लेकर के खूब सारे लोगों ने मुझे डाउट्स क्वारी किए थे कि सर इसका आंसर तो यहां जो दे रखा है वो सही नहीं है जी। कई लोगों ने, हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर सॉल्व किए, उन्होंने कहा कि सर इसमें जो आंसर दे रखा है वो करेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आईसीएआई ने अपने आंसर जो यहां पे दे रखे हैं उसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आई थिंक जैसा बच्चों ने मुझे बताया वैसा बी दे रहा है। आप लोग चेक भी कर लेंगे, मैं अभी चेक करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने 57 है ना, यस, बी आंसर जो है इन्होंने यहाँ पे दे रखा है करेक्ट आंसर, ऐसा आईसीएआई ने दे रखा है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या चीज होनी चाहिए। आयुष पावर लिमिटेड हैज रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 करोड़, 7.5 करोड़ एंड 3 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17, 18 और 19। बच्चे लोगों 17 में जो खत्म हुआ मतलब 16-17 रहा होगा, 18 और 19 इसमें आपको प्रॉफिट दे रखा है 6 करोड़ का, 7.5 करोड़ का, पर यहां दे रखा है 3 करोड़ का। ओके, बराबर। द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर मार्च 20, मतलब 19-20 की बात हो रही है, डिड नॉट डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी। तो 19-20 की जो बोर्ड रिपोर्ट बन रही है उसमें उन्होंने सीएसआर कमिटी का कोई कंपोजिशन डिक्लेयर नहीं किया है, on the ground that company is not required to constitute CSR committee, क्योंकि net profit immediately preceding financial year में less than statutory requirement laid down in section 135। तो आपको ये एग्जामिन करना है गिवन सिनेरियो में कि whether the act of non composition and non disclosure of composition of CSR committee in the board report is valid in law, कि क्या ये कंपनी ने सही किया है क्या। बच्चे लोगों को बहुत क्लियर प्रोफेसर आपको बता दूं, अभी हमने जो कंडीशन देखी, नेटवर्थ हमारा 500 करोड़ या उससे ज्यादा का, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का, इसमें तो ये दोनों ही नहीं दे रखे हैं। तो प्रॉफिट अगर किसी भी ईयर के प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ या उससे ज्यादा का हो जाए, तो एक बार अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो 3 साल तक, समझिएगा अगले 3 साल तक बराबर से सीएसआर कमेटी की रिक्वायरमेंट लगेगी। और अगर उन तीनों सालों में आप उन 3 में से एक भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसके बाद जाके सीएसआर के प्रोविजन हटेंगे, नहीं तो वो प्रोविजन आगे से आगे चलते रहेंगे, बराबर। यानी सीएसआर का नॉन कंपोजिशन करने के लिए कंटिन्यूसली 3 इयर्स तक कोई भी एक कंडीशन पूरी हमारी नहीं हो रही हो तभी सीएसआर हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा, बराबर। तो अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो 17 के अंदर ही 6 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी 5 करोड़ से ऊपर है बच्चों, मतलब 18 में, 19 में और 20 के अंदर तो सीएसआर बनना ही बनना है, यहीं से पता लग गया। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, अगले साल भी प्रॉफिट 7.5 करोड़ है, तो इसका मतलब 19, 20 और 21 के अंदर भी सीएसआर लगेगा, भले ही इन तीनों सालों में। अब देखिए 19 का प्रॉफिट 3 करोड़ है,
अगर 20 और 21 का प्रॉफिट या बाकी रिक्वायरमेंट भी हमारी रिक्वायरमेंट से कम निकली, टर्नओवर भी कम था और हमारा टर्नओवर जो है वो भी अगर कम था, टर्नओवर और नेटवर्क भी अगर कम था, तो जाकर के बच्चों 22 के अंदर ये हटेगा, उससे पहले तो हटने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने जो बी ऑप्शन यहां पे दिया है कि यस द एक्ट ऑफ कंपनी इज वैलिड एज द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज लेस देन 5 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये कहीं पर भी सही नहीं लगता है। अभी 5 करोड़ से कम है पिछले साल में, इसलिए सीएसआर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पुरानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट वहां पे पूरी हो चुकी है बच्चों। पुराना जो हम प्रोविजन देख रहे हैं 18 वाला और 17 वाला, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बराबर से, बहुत क्लियर मैटर हो गया। नाउ अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को और चेक कर लेते हैं। अब क्या चेक कर लेते हैं बच्चे लोगों, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, अब बच्चे लोगों ऑप्शन नंबर सी अगर देखें तो नो द एक्ट ऑफ कंपनी इज नॉट वैलिड इन लॉ एज कंपोजिशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी will be required only if the profit of company are not less than 5 crore for a consecutive period of 3 financial year। ये देखना भाई, इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा वाटर का प्रॉब्लम हो तो देख लेना भाई उसके अंदर, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो बच्चे लोग हम लोग बात कर रहे थे पॉइंट नंबर सी के ऊपर, नो द एक्ट ऑफ कंपनी इज नॉट वैलिड इन लॉ एज कंपोजिशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी विल बी रिक्वायर्ड ओनली इफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी आर नॉट लेस देन। तो अब इसका थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज प्रॉब्लम होना चाहिए, आंसर होना क्या चाहिए वो आपको बता देता हूं कि नहीं भाई, ये बिल्कुल भी कंपनी का एक्शन वैलिड नहीं है, बिकॉज सीएसआर कमिटी का नॉन डिस्क्लोजर कब होगा, व्हेन कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली 3 ईयर प्रॉफिट इज लेस देन 5 करोड़। बराबर, अगर लगातार 3 साल तक प्रॉफिट 5 करोड़ से कम है, देन नॉन डिस्क्लोजर होगा या नॉन कंपोजिशन होगा। ये अपने को आंसर में ध्यान में रखना चाहिए था। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा करेक्शन है बच्चे लोगों, जो आप लोग ध्यान में रखोगे। बराबर, तो बढ़िया क्वेश्चन है 57, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी, 58 देखते हैं। ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड सितंबर 2019 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of BODs of Vidyut Manufacturing Limited has made an application to the tribunal for revision in the accounts। बच्चे लोगों, कंपनी ने रिवीजन के लिए अप्लाई किया, बोले तो अपना सेक्शन नंबर 131, अरे रिवीजन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो 2017 में इन्होंने अप्लाई किया। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 2020, ओके, द बोर्ड हैज अगेन मेड एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिवीजन इन द बोर्ड रिपोर्ट पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड मार्च 2019। तो आपसे यहां पे इन्होंने पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द वैलिडिटी। भाई क्या इनका एक्शन बिल्कुल वैलिड जाएगा क्या बच्चे लोगों? आप लोग जानते हो कि रिवीजन के लिए एप्लीकेशन जो है वो बकायदा दिया जा सकता है। बराबर, क्या कहते हो बच्चे लोगों, रिवीजन हो सकता है। बराबर, लेकिन रिवीजन का हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? ऑप्शन चेक करें। The act of board is valid only to the extent of application made for revision of account as board report are not eligible for revision। ये क्या है भाई? नहीं, the act of board is valid as the application made for revision in the accounts and board report pertaining to different financial year। बिल्कुल सही है बच्चे लोगों, 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम ये रिवीजन एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक ही ईयर के लिए एक बार में दो एप्लीकेशंस नहीं जाएंगी, ये अपने को अच्छी तरह से पता है। तो यही ऑप्शन अपने को बिल्कुल करेक्ट यहां पे नजर आ रहा है भाई, एकदम 58 का जो आंसर हमारा है वो बी नंबर बिल्कुल सही सही हमको दिख रहा है। और सेम मेरे ख्याल से ऐसा एग्जाम्पल स्टडी मेट के अंदर होना भी चाहिए। आई थिंक स्टडी मेट में ये प्रोविजन के साथ में इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो भी आई थिंक इसी तरह का है। तो 2 डिफरेंट ईयर के लिए आप रिवीजन अगर डिमांड कर रहे हैं तो बिल्कुल ये परमिसिबल रहेगा, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे लोगों, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड हैज इट्स शेयर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। The SEBI has found some irregularities in the filings made by the company. So SEBI proposed to make an application to the tribunal for reopening of the books of accounts। क्या बात है भाई, reopening of books of accounts, है ना? सारा कुछ accounts of companies वाला चैप्टर 130, 131 ये सब में आप ये चीजें पढ़ ही लेते हैं बराबर से। तो क्या बोला है इसके अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करना चाह रहे हैं तो एज एक्सपर्ट आप एडवाइस करो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा बच्चे लोगों, 8 ईयर्स पुरानी तक हम ओपन कर सकते हैं। अगर ज्यादा मेंटेन कर रखी है गवर्नमेंट ऑर्डर से तो बात अलग है, अदरवाइज पिछले 8 साल भी ओपन कर सकते हैं। तो मार्च 2020 की बात कर रहे हैं बच्चे लोगों, करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा 19-20 हो गया, तो इससे 8 ईयर पुरानी अगर बात करें
तो 8 साल पुराना मतलब 11-12 वाला हमारा कंसेप्ट एकदम सही लगता है हमको, तो डी ऑप्शन बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉपरली कलेक्ट करना। 10, 11 और 11, 12 में कंफ्यूजन हो सकता है, तो 11-12 से लगा करके यहाँ तक की बुक्स जो है वो ओपन हो सकती हैं, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चे लोगों। 60 गणेश कंपनी है पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, हैज मिस्टर जय डायरेक्टर, मिस्टर सागर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर अभिषेक नॉमिनी डायरेक्टर है, मिस्टर यश होल टाइम डायरेक्टर है। अब मिस्टर अभिषेक वांट्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ शंकर कंपनी लिमिटेड, डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना चाह रहे हैं भाई, और बुक्स ऑफ शंकर कंपनी लिमिटेड द सब्सिडरी ऑफ गणेश कंपनी। ओके, तब ये हमारी जो कंपनी है वो तो गणेश कंपनी है, इसके सब्सिडरी की बुक्स को देखना चाह रहे हैं वो। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर अभिषेक इज एलिजिबल टू इंस्पेक्ट। हाँ भाई बिल्कुल एलिजिबल है, अगर बीओडी से रेजोल्यूशन पास करके उसको ऑथोराइज करें तो कर सकते हैं। तो यस का आंसर पहला देखें, ऑथोराइजेशन ऑफ पीएफआई, नहीं भाई पीएफआई कहां से आ गया। नो अभिषेक बीइंग अ नॉमिनी डायरेक्टर कैन ओनली इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ गणेश कंपनी, नहीं सब्सिडरी की देख सकते हैं तो बी भी नहीं होगा। यस अभिषेक कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ शंकर कंपनी ऑन ऑथराइजेशन बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिल्कुल सही है बच्चे लोगों। अगर बीओडीज इस कंपनी का बीओडीज अगर अप्रूव करे तो बिल्कुल वो जाकर के वहां के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बच्चे लोगों एकदम यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा अगर आप किसी और को अपॉइंट करना चाह रहे हैं बच्चे लोगों तो सेक्शन 115 के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है, स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, तो 115 के अंदर भी दे रखा है, बराबर है, हो गया सब, उधर से निकाल दिया वो। ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू। चलिए, तो बच्चे लोगों अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, स्पेशल नोटिस हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, बराबर से 115 में भी आप पढ़ते हो और यूं सेक्शन नंबर 140 में भी आप इसको पढ़ते हो, दो जगह पढ़ते हो। द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड एंड रीअपॉइंटेड बाई, ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड, बच्चों कौन करता है, सर सीएजी करता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सर, कौन करता है बच्चे लोगों, सबको पता है गवर्नमेंट कंपनी है तो सब कुछ कौन करता है, सीएनएजी। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट भैया, इससे इजी क्वेश्चन तो आप लोगों को क्या दे सकते हैं वो ध्यान रखेंगे। Which of the following is a service prohibited to be rendered by the auditor? सेक्शन 144 क्या कहते हो, 144 में ही तो है हमारी prohibited services। तो पहले नंबर पे दे दिया बच्चे लोगों, डिजाइनिंग और इंप्लीमेंट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, भैया तुम ऑडिटर हो नहीं कर सकते कंपनी के अंदर। बाकी रिपोर्ट बनाना चाहते हो अकाउंट्स पे बनाओ, कंप्लायंस सीएस पे देना चाह रहे हो, फ्रॉड के अगेंस्ट पे देते हो, सब चलेगा, ये पहली वाली रिपोर्ट नहीं दे सकते, 144 में प्रोहिबिटेड है, अपने को ध्यान में रखना है। चलो नंबर 64 पे चलते हैं। द वर्ड फर्म फॉर द पर्पस, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, डायरेक्ट बच्चे लोगों सीधा सीधा सा एकदम इजी, 139 1 में क्लियर दे रखा है अपने को, बराबर। चलो 65 क्या कहता है, in view of the fact that a private company enjoy a number of privilege, Orange Pharma Limited having 20 member is proposing to convert itself into private company। Okay, प्राइवेट कंपनी के बेनिफिट्स एंजॉय करने के लिए पब्लिक कंपनी जिसमें 20 मेंबर हैं वो इसको कन्वर्ट करना चाहती है प्राइवेट कंपनी के अंदर, करिए जी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर दिस पर्पस द कंपनी नीड टू ऑल्टर आर्टिकल, बिल्कुल सही है, आपको 271 को हटा करके 268 के प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे बच्चों, सेक्शन 14 में अपन इसको पढ़ते हैं। और पब्लिक से प्राइवेट में चेंज कर रहे हो तो एसआर पास करना पड़ेगा, साथ में सीजी का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, तो कहीं दे रखा है ये नाम वाम में भी चेंज होगा, यस एसआर प्लस प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी, ए ऑप्शन इस करेक्ट जाएगा बच्चे लोगों। एसआर पास करना है और सेक्शन 14 कहता है कि इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट, बराबर से सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लें एक बार कहीं एनसीएलटी का परमिशन तो नहीं दे दिया, क्योंकि पावर डेलीगेट होते रहते हैं, तो इन्होंने भी मेरे ख्याल से आंसर यही दे रखा होगा, आप कहें तो चेक कर लिया जाए एक बार। 65 चेक करूं, 65 यस सीजी का अप्रूवल ही लिखना है बच्चे लोगों, भी अपने को ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अदर लॉस। अब बच्चे लोगों अदर लॉस के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए। करीब 35 क्वेश्चन हमारे अदर लॉस के जाने वाले हैं, ताकि 100 तक का काम हमारा बिल्कुल पूरा हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेव बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 500, दिस इज बच्चे लोगों क्लियर क्वेश्चन है, एक जना दूसरे को प्रॉमिस करता है, तीसरा तुम्हारे अगेंस्ट में जो केसेस करेगा तुमको बचाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, खटाखट वाला। S&P गो इनटू अ शॉप, एस कहता है शॉपकीपर को कि लेट पी हैव द गुड्स, इसको गुड्स लेने दो, अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बराबर।
अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉसेस कॉस्ट टू भैया अभी तो ऊपर पूछ लिया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। डायरेक्ट बच्चों लैंग्वेज पढ़ते ही तुम लोग को पता लग जाना चाहिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं। एनी गारंटी जो आपने ऑब्टेन किया मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर एंड विद हिज नॉलेज एंड असेंट ऑफ मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई भी गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन से किया है तो वो गारंटी बिकम्स इनवैलिड। हम लोग पढ़ के आए बच्चे लोगों, नंबर 70 वो बड़ा क्वेश्चन आया अभी पहला, आइए इसको तो पढ़ना पड़ेगा। मिस्टर शरद, क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर बात करेंगे बच्चे लोगों। मिस्टर शरद हैज रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा। ओके भाई, इधर से इधर ये भाई साहब जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं। देन ड्यूरिंग द शिफ्टिंग सम ऑफ फर्नीचर वाज डैमेज। मिस्टर शरद गेव द आइटम ऑफ एशियन आर्ट्स ग्रेटर नोएडा फॉर रिपेयर। इन्होंने रिपेयर के लिए कुछ फर्नीचर दिया है, वो रीफैब्रिकेशन हो जाएगा और पेंटिंग वेंटिंग के लिए। एशियन आर्ट्स डील इन द सेल ऑफ फर्नीचर एंड रिपेयर देयर ऑफ। ओके, तो शरद ने अपना फर्नीचर जो है वो दिया है एशियन आर्ट्स को। इट वॉज डिसाइडेड दैट द होल वर्क विल बी डन ऑन अ लमसम अमाउंट ऑफ 50,000, 50,000 में काम करेगा। इन बिटवीन दिस पीरियड, इस पीरियड में बच्चों बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अपने को दिख रहा है, एक पर्सन ने दूसरे को गुड्स रिपेयर करने के लिए दिए हैं। इन बिटवीन दिस पीरियड द वर्कशॉप एट एशियन आर्ट कॉट फायर एंड देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ द प्रोप्राइटर्स। बच्चे लोगों, इसमें एशियन आर्ट्स का कोई भी गलती नहीं और वहां पे आग लग गया है। ठीक है, गुड्स बेल बाय मिस्टर शरद अलोंग विद अनदर फर्नीचर, जो भी उन्होंने गुड्स बेल किया था शरद ने, उसके अलावा जो बाकी का फर्नीचर था वो भी सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ मिस्टर शरद का फर्नीचर सारा लॉस्ट हो गया वहां पे। अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? अच्छा, उनके बीच में ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भी लॉसेस कौन बियर करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ भी बच्चे लोगों को क्लियर है। बेलमेंट में बेली का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है गुड्स को लुक आफ्टर करने का, लेकिन उतना जितना एक ऑर्डिनरी पर्सन अपने गुड्स का करता, जो इन्होंने भी किया। और क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया कि इस फायर में कहीं भी प्रोप्राइटर का फॉल्ट या नेग्लिजेंस नहीं है, तो ऐसे में ओनर बेलर होता है, तो बट ऑब्वियस बेलर ही लॉसेस को बियर करने वाला है, मिस्टर शरद ही बियर करने वाला है। क्योंकि यहां इनके ऐसा कहीं नहीं कि इन्होंने गुड्स को प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं किया और गुड्स का नुकसान होने दिया, बाकी फर्नीचर भी डिस्ट्रॉय हुआ है। तो एशियन आर्ट्स लाइबल नहीं होगा, एशियन आर्ट्स लाइबल नहीं होगा। एशियन आर्ट्स इज नॉट लाइबल बिकॉज रिस्क ऑफ एनी लॉस ड्यूरिंग बेलमेंट इज द बोर्न बाय द बेलर। बच्चे लोगों, ओनर के ऊपर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो इसलिए एशियन आर्ट यहां पे लाइबल नहीं होगा। हाँ, अगर यहां पे गलती रहती, ये चीज हम लोग नॉर्मली गारंटी इनेमिटी वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ के आते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, मतलब रिस्क फॉलोज। अच्छा, ये आप लोग सोगा में भी पढ़ के आए बच्चे लोगों कि रिस्क हमेशा ओनरशिप को फॉलो करता है। हाँ, अगर यहाँ इनका गलती रहा होता है बेली का, तो बट ऑब्वियस एशियन आर्ट से अपन रिकवर करते, अदरवाइज एशियन आर्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सी ऑप्शन जो हमारा है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए 71 क्या कहता है बच्चे लोगों? अतुल कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई नेहा। सेम क्वेश्चन आप लोग को बहुत जगह पे दे रखा है। अतुल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है नेहा को इंडेमनीफाई करने के लिए अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग, जो चिराग लेगा नेहा के अगेंस्ट में जो उसने 15,000 दिए हैं। मतलब बच्चे लोगों, चिराग ने नेहा को 15,000 रुपए उधार दिए हैं, बराबर, और अतुल ने नेहा को प्रॉमिस किया है कि अगर कल को तुम चिराग को पैसा नहीं दे पाई और चिराग अगर तुम्हारे अगेंस्ट में सूट फाइल करता है तो मैं वो सारे डैमेजेस जो है वो देने को तैयार हूं। ठीक है, नाउ नेहा हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी ड्यू टू चिराग फेल्स टू डू सो। ठीक है, नेहा, बट ऑब्वियस है चिराग को पैसा नहीं दिया, तो बट ऑब्वियस है चिराग ने क्या किया, नेहा को बुलाया पैसा वैसा देने के लिए, केस वेस करेगा। तो एडवाइस चिराग ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेहा इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी ड्यू टू चिराग फेल्स टू डू सो। ओके, तो नेहा ने पैसा नहीं दिया, चिराग को क्रेडिटर है उसको बताओ क्या करना चाहिए। अब कई लोगों को लगता है कि सर चिराग को इसमें अतुल के ऊपर केस कर देना चाहिए, जबकि चिराग और अतुल, बच्चों इट इज अ मैटर ऑफ इंडेमनिटी नॉट गारंटी। कहीं पर भी अतुल ने चिराग को प्रॉमिस नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट चिराग और नेहा के बीच का होगा और बेली कॉन्ट्रैक्ट नेहा और अतुल के बीच का है, तो इसीलिए अगर चिराग सूट फाइल करेगा तो सिर्फ नेहा के अगेंस्ट में कर सकता है भाई। अतुल के अगेंस्ट में केस करने का फाइल बाद में नेहा का रहेगा कि वो रिकवर करे, अपने को ध्यान में रखना है। तो चिराग कैन फाइल ए सूट ओनली अगेंस्ट नेहा बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ इंडेमनिटी नॉट गारंटी। तो सिर्फ नेहा पर केस होगा बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक बार आंसर भी आप लोगों के लिए चेक कर लेता हूं। यस 71 का ये आंसर आपको दे रखा है बच्चे लोगों, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों के मैसेजेस थे कि सर ये तो गलत दे रखा है, यहाँ पे जब ये नहीं दे पा रही तो अतुल के अगेंस्ट में केस करना चाहिए या दोनों के अगेंस्ट में हो सकता है। जी नहीं, सिर्फ नेहा के अगेंस्ट में होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है,
द पोजीशन ऑफ अ फाइंडर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का पोजीशन शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ऑलवेज बेली का पोजीशन होता है बच्चे लोगों, कुछ को लुक आफ्टर वो करेगा एज अ बेली, अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते। डिलीवरी अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है, बेलमेंट इज करेक्ट आंसर, एकदम डायरेक्ट करेंगे बच्चे लोगों, क्योंकि एकदम सीधा सीधा सा आंसर है डायरेक्ट वाला। विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है बच्चों, बेलमेंट में इनकरेक्ट कौन सा है? नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, ये तो करेक्ट है। इट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये भी करेक्ट है। बेलमेंट इज ओनली फॉर इमूवेबल गुड्स, गलत है भाई, ये सिर्फ मूवेबल के लिए होता है, यही हमारा आंसर है इनकरेक्ट वाला। चेंज ऑफ पोजीशन होता है इसके अंदर, लेकिन इसमें ओनरशिप चेंज नहीं होती बच्चे लोगों, ये अपनी अभी वाला आंसर भी अपन ने पढ़ा, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है, ओनरशिप चेंज नहीं हुई है। चलिए 75 में आते। विशाल पार्क इस कार ने पार्किंग लॉट लॉक इट एंड कीप द की विद हिमसेल्फ, कार खुद के पास रख लिया, तो भैया ये बेलमेंट तो हो ही नहीं सकता, कार खुद के पास रखा है, चाबी खुद के पास रखा है, याद करो बहुत सारे एग्जांपल दिए तुमको। बेलमेंट नहीं है तो ऑपरेटर ऑफ पार्किंग लॉट इज पोजीशन ऑफ द विशाल कार, द ऑपरेटर जो भी है पार्किंग लॉट का, उसके पास सिर्फ विशाल की कार का कस्टडी है बच्चों, तुमको डिफरेंस बताया था, कस्टडी है, लेकिन चाबी नहीं दिया, इसलिए पोजीशन उसके पास में नहीं है, और पोजीशन नहीं हो तो बेलमेंट भी नहीं होता है, सिर्फ कस्टडी है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कार का चाबी विशाल खुद लेकर के गया, तो पार्किंग लॉट वाले के पास कस्टडी तो है लेकिन पोजीशन नहीं है। 76 द पॉनी डजंट हैव राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर, पॉनी किन चीजों के लिए गुड्स को रिटेन करके नहीं रख सकता है बच्चे लोगों, देखो हम लोगों ने पढ़ा था, लोन के अमाउंट के लिए और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए रख सकता है पोजीशन में, जो लियन राइट ऑफ लियन यूज कर सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए सूट फाइल कर सकता है लेकिन रिटेन नहीं कर सकता, भाई ऐसे कुछ क्वेश्चन रहा होगा। तो परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर प्रिजर्वेशन सीधा दिख रहा है, डेप्थ के लिए रख सकता है, नेसेसरी के लिए रख सकता है, परफॉर्मेंस के लिए रख सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए नहीं रख सकता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा, ध्यान रखोगे। 77 पे हम लोग पहुंच गए। ए हायर कैर, ये तो अपने बुक के अंदर क्वेश्चन है भाई, आईसीए का स्टडी मैट में भी है। ए ने कैरेज हायर किया बी से, कैरेज अनसेफ था, बी इज नॉट अवेयर, भले आप अवेयर हो चाहे नहीं हो, अगर चीजों को विद कंसिडरेशन दे रहे हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सामने वाले को नुकसान हो गया, बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी, बुक में दे रखा है बच्चों, अपने आप क्वेश्चन सीधा सीधा सा है, डायरेक्टली हो जाएगा। 78 पे चलते हैं। 78 में ब्लैंक जगह है, वन हु रिप्रेजेंट टू बी एजेंट ऑफ अनदर व्हेन इन रियलिटी ही हैज नो ऑथोरिटी फॉर द अदर एजेंट एट ऑल, ये तो अरे ये कैसा प्रिटेंड एजेंट बच्चों, जो अपने आप को एजेंट बताता है लेकिन एजेंट होता नहीं है, सिर्फ अपने आप को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, जबकि रियलिटी के अंदर वो एजेंट है ही नहीं, ना उसके पास ऑथोरिटी है, प्रिटेंड एजेंट हमारा हो गया, ऑस्टेंसिबल ऑथोरिटी में अपन ने पढ़ा हुआ है, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। नंबर 79 क्या कहता है, आइए। एल मेड एन ऑफर टू द एमडी, ये भी पुराना क्वेश्चन है बच्चों, एल मेड एन ऑफर टू द एमडी ऑफ कंपनी, एमडी एक्सेप्टेड द ऑफर थ्रू ही हैज नो ऑथोरिटी, एक ऐसे बंदे को ऑफर किया जिसको एक्सेप्ट करने का ऑथोरिटी कंपनी के बिहाफ पे ही नहीं, सब्सिक्वेंटली एल ने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया है, बट द कंपनी हैड ऑलरेडी रेटिफाइड द एमडीज एक्सेप्टेंस, ओके, मतलब एल ने एक्चुअली में ऑफर कंपनी को करना था लेकिन उसकी जगह एमडी को कर लिया और एमडी ने यस भी कर दिया, अब कंपनी ने उसको रेटिफाई कर लिया, अपने एजेंट के काम को रेटिफाई कर लिया, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखें। सबसे पहला, एल इज बाउंड बाय द ऑफर ड्यू टू रेटिफिकेशन, क्योंकि रेटिफिकेशन हो चुका है। अब आप कहोगे सर एल ने तो विड्रॉ कर लिया था, लेकिन बच्चों लैंग्वेज देखो, एल विड्रॉ द ऑफर बट द कंपनी हैड ऑलरेडी रेटिफाई, मतलब विड्रॉ करने से पहले रेटिफाई कर लिया था भाई, तो रेटिफाई कर लिया मतलब अप्रूव हो गया, और अब एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो विड्रॉ नहीं कर सकते। ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा बच्चे लोगों, ध्यान रखोगे, आंसर नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ए और बी में हटा देता हूं, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने ए बी पे टिक कर दिया था तो गलती हो जाएगी, सी, दोनों ऑप्शंस करेक्ट, एकदम क्लियर है। देखो अगर रेटिफाई करने से पहले विड्रॉ कर लिया होता तो मामला अलग होता, लेकिन विड्रॉ करने से पहले ही रेटिफाई हो चुका था, तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज को, बहुत सीधा सीधा सा मैटर है, इसीलिए बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट बराबर। अब विड्रॉ एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो उसका विड्रॉल नहीं होता है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलो 80 पे चलते हैं। ए इज रिजाइडिंग इन दिल्ली, हैज अ हाउस इन मुंबई, ए अपॉइंट बी बाय पावर ऑफ अटॉर्नी टू टेक केयर ऑफ हिज हाउस, तो बिल्कुल ये एजेंसी तो साफ पता लग रहा है हमको, एजेंसी कैसी है, एक्सप्रेस एजेंसी हमको दिख रही है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और उसको अपॉइंट किया है, तो एक्सप्रेस एजेंसी इज करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे लोगों
आखिरी 20 क्वेश्चंस बच्चे लोगों यहाँ पे हमारे पास में है। अब डायरेक्ट वाले एमसीक्यू के अंदर, विनोद ट्रांसपोर्टर वाज ट्रांसपोर्टिंग टोमेटोज ऑफ अविनाश फॉर हिज फार्म टू द मार्केट। ओके, हाउएवर ड्यू टू विनोद ट्रांसपोर्टर है, अविनाश के गुड्स को लेके जा रहा है, रास्ते में बारिश हो गई है, विनोद वाज स्टक फॉर 3 days। ऐसे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने बराबर, और उसने सोल्ड कर दिए बिलो मार्केट रेट के ऊपर। कर सकते हो भाई ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां नेसेसिटी हो, जहां पे एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को लॉसेस से बचाने के लिए कुछ भी किया हो जो ऑर्डिनरी मैन करता, तो एजेंट लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। कितनी बार ही अपन ने पढ़ा है। तो बट टोमेटोज है, पैरिशेबल नेचर के गुड्स हैं, पैरिश हो जाते, तो उसने बेच दिया बिलो रेट के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ। अविनाश विल सक्सीड इन रिकवरिंग लॉसेस, काहे को भाई, उसने तो तेरी मदद किया। अविनाश विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग लॉसेस, यही करेक्ट आंसर है बच्चों। विनोद सेल करता ओनली हायर मार्केट रेट के ऊपर, कहां से करता भाई। अविनाश इज लायबल टू कंपनसेट विनोद एज ही स्टक फॉर द 3 days एंड हेंस ही कुड नॉट कंप्लीट द डिलीवरी अदर प्लान। बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो बैठता ही नहीं है मामला ही अपना। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जाता है, क्योंकि लॉसेस के लिए पूछा है, वो रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि एजेंट ने जो किया बिल्कुल सही किया। 82 क्या कहता है भाई, जैन हैज अपॉइंटेड विनीता एज हिज एजेंट टू सेल द गारमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय जैन। विनीता ड्यू टू हर पर्सनल इशू कुड नॉट वर्क इफेक्टिवली, उसने इफेक्टिवली काम नहीं किया, हेंस शी अपॉइंटेड कान टू सेल हर ऑन हर बिहाफ, उसने एक जने को और अपॉइंट कर दिया। तो क्या यहाँ पे उस केंद्र ने जो भी काम किया उसके लिए जैन रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, नहीं होगा भाई, क्योंकि सब एजेंट अगर बिना ऑथोरिटी के अपॉइंट किया गया है तो उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो नो एन एजेंट विदाउट ऑथोरिटी कैन नॉट लॉफुल अपॉइंट एनी सब एजेंट, डेलीगेयर कैन नॉट डेलीगेट, बराबर, बहुत सिंपल सी चीज थी। तो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा बच्चे लोगों। 82 के अंदर अपने को ध्यान में रखना चाहिए। 83, ओहो, ग्रेस पीरियड, बच्चे को पता है ये तो 3 दिन का होता है, एनआईए का क्वेश्चन। पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्चार्ज, जब कैंसिल हो जाए, जब पेमेंट हो जाए, जब रिलीज हो जाए, ऑल ऑफ दी अबव, क्लियर आंसर था। वैलिडिटी पीरियड चेक का हर एक को पता है 3 months का होता है, आजकल 6 months मत लिख देना गलती से भी, 3 months। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज पेबल टू ऑर्डर कैन बी ट्रांसफर बाय, क्या बात है बच्चे लोगों। इसी बीच आ चुकी है हमारी चाय और चाय, क्या बात है भाई। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बीच में अगर गर्मा गर्म हो जाए चाय तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। मुझे याद आ गया अकेडमी के दिन हमारे, जहां हम लोग रात की क्लासेस लगाते थे, 11, 12, 1 बजे की क्लासेस होती थी, ऑडिट की होती थी हालांकि वहां पे, और वहां पे बीच में चाय कॉफी का कुछ मजा ही अलग था। चलिए, और हमारा गला वाला भी एकदम से खुल जाएगा, मजा आएगा पढ़ाने में। तो 3 महीना बिल्कुल सही है बच्चे लोगों। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज पेबल टू ऑर्डर कैन बी ट्रांसफर बाय, ओके, ऑर्डर और बेयरर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर तो खाली डिलीवरी से होता है, ये एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से होता है, सबको पता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन फेवर ऑफ माइनर, अरे माइनर के फेवर में अगर करते हो, सर वॉइड एब इनिशियो, थमो, फेवर ऑफ माइनर अगर करते हो तो वैलिड रहेगा। जल्दबाजी में वॉइड एब इनिशियो माइनर पढ़ते ही घूम मत जाना। माइनर जो हमारा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ड्रॉई की जगह पे नहीं आता भाई, ड्रॉवर पे ही सब कुछ हो सकता है ना, उसके फेवर में है तो एब्सोल्युटली सही है। As per negotiable instrument, when the day on which the promissory note or bills of exchange is at maturity is a public holiday. ओके, छुट्टी वाला दिन तो एक दिन पहले आ जाता है भाई, ड्यू एक दिन पहले, तो एक दिन पहले को क्या बोलूं, अरे बाप रे, नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, नेक्स्ट प्रेसिडिंग डे, सक्सीडिंग तो बाद का हो गया, प्रेसिडिंग डे इज करेक्ट। कई बार नेक्स्ट में कंफ्यूज हो जाओगे तो उलझना मत, प्रेसिडिंग बिजनेस डे एक दिन पहले वाला दिन, और अगर सडन हॉलीडे आ जाता तो हम कहते हैं नेक्स्ट सक्सीडिंग बिजनेस डे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो 89, फटाफट पहुंच रहे बच्चों लोगों आंसर की तरफ। Which of the following is an essential quality of promissory note? अब बच्चों सेक्शन उठा करके 4 वाला चेक करना। It must be order, promissory note में ऑर्डर होता ही नहीं है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। Must be payable to bearer, bearer और ऑर्डर दोनों हो सकता है। हालांकि वो आरबीआई वाला एक कंडीशन अपना अलग हो गया कि भाई ये बेयरर के ऊपर अपन नहीं बनाते हैं, लेकिन यहां लिखा है मस्ट बी पेबल, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ऑर्डर पे भी होता है। मस्ट बी साइंड बाय द पेई, जी नहीं, इसमें पेई के साइन नहीं होते, मेकर के साइन होते हैं। इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं पर भी कोई
कंडीशंस नहीं होती, बराबर। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है यहाँ पे, बिल्कुल बंदा प्रॉमिस कर रहा है तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल प्रॉमिस है। सर कंडीशन होती है ना इसमें, बच्चे लोगों जो चीज सर्टेन है उसको हम कंडीशन के अंदर मानते ही नहीं है, तो अगर चीजें सर्टेन टू हैपन है तो हम यही मानते हैं कि अनकंडीशनल है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। यहां मुझे लगता है कि 89 के अंदर भी थोड़ा सा पंगा है। 89 में आईसीए का आंसर देखो, यहां से यहां पे भी खैर अभी तो नजदीकी है। 89 का आंसर इन्होंने ए दे रखा है बच्चों, देयर मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम, इन्होंने ए ऑप्शन दे रखा है। जी नहीं, डी करेक्ट आंसर होगा। स्टडी में भी आप लोग चेक करना, ये आपको दिख जाएगी क्वालिटीज के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। और ए तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, बिकॉज ए में ऑर्डर है, जबकि आप लोग जानते हो इसमें हमेशा एक मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम, इसमें ऑलवेज क्या होता है, प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, तो इसलिए ए ऑप्शन तो यहां पे कहीं पर भी सही अपने को नहीं दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों को। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसके ऊपर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। देखिए क्या बोला है। मिस्टर आलम इशूड अ चेक अमाउंटिंग 25,000 डेटेड 2nd of February 2020 to Mr. Gandhi, which was deposited by Mr. Gandhi on 16 March 2020 in his bank account। 16 मार्च को जमा किया। The said check was returned unpaid on 17 मार्च को चेक वापस से आ गया, ये कह के अनसफिशिएंट फंड्स है, यानी सेक्शन नंबर 138 लगता है। बैंक जब आपको इन्फॉर्म करे, आप सामने वाले को इन्फॉर्म करो। मिस्टर गांधी ने डिमांड किया पेमेंट का मिस्टर आलम से, नोटिस इशू किया 31 मार्च को, जो उनको रिसीव हुआ 2 अप्रैल से। एज्यूमिंग करके चलो कि आलम फेल हो गया है पेमेंट करने के अंदर, तो व्हाट इज द लास्ट डेट बाय विच मिस्टर गांधी शुड हैव मेड इन कंप्लेंट। बच्चे लोगों क्लियर पॉइंट था, जब भी आप सामने वाले से पैसा, बैंक आपको इन्फॉर्म करे उसके 30 डेज के अंदर आप सामने वाले से पैसा मांगोगे, 1 महीने सामने वाले को इंटीमेट करोगे और 15 दिन का टाइमिंग उसको दोगे पैसा देने के लिए। ये 15 दिन आपके नोटिस देने से नहीं है, प्रोविजन चेक करिएगा, जब उसको आपका नोटिस रिसीव हुआ रहेगा वहां से 15 दिन का टाइमिंग है। तो 2 अप्रैल आपने भले 31 मार्च को दिया, लेकिन यहां से 15 दिन नहीं, सामने वाले को 2 अप्रैल को रिसीव हुआ, तो यहां से 15 दिन का टाइमिंग, यानी 17 अप्रैल बच्चे लोगों इस दिन तक उसको पेमेंट कर देना चाहिए। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला है एज्यूम करके चलो कि उसने पेमेंट नहीं किया, तो यहां से आपके पास में 1 महीने का टाइम रहता है कि जिसमें आप सामने वाले के ऊपर सूट फाइल कर सकते हो। तो बट ऑब्वियस है 1 महीने का टाइम अगर लेके चलें तो सीधा सीधा से अप्रैल हो गया, तो 17 मई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 में 17 अप्रैल से 1 महीने में आपको सामने वाले पे सूट फाइल करना है, तो अप्रैल से हमारा 17 मई हो गया। ये हमको सिंपली ध्यान में यहां पे रखना चाहिए। बराबर क्लियर है। चलिए जी, आखिरी 10 क्वेश्चन बचे लोगों, और अभी आ गए हमारे बचे हुए 2 एक्ट के ऊपर, यानी कि हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन। प्रीएम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चे लोगों, स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस, ये सब प्रीएम्बल में होते हैं, हम लोग को पता है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम डायरेक्टली करेक्टली सीधा सीधा पता लगता है अपने को कि सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एज पर रूल्स ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रूल्स के हिसाब से एवरी स्टूडेंट मे कम ऑन वीकेंड फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, बट ओके, एवरी स्टूडेंट मे कम फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस बट एवरी स्टूडेंट शैल अपीयर ऑन ए वीकली टेस्ट कंडक्टेड इन द इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे लगता है मे और शैल का यूज लगता है। तो क्लास अटेंड करने के लिए तो मे है, लेकिन एग्जाम देने के लिए शैल लिखा है। तो ए ऑप्शन कहता है अटेंडिंग एक्स्ट्रा क्लास ऑन वीकेंड इज ऑप्शनल, बिल्कुल सही है, लेकिन टेस्ट में आना आपके लिए कंपलसरी है। मुझे तो यही आंसर दिख रहा है, अभी ये नंबर ही यही बोला है। आगे पढ़ूं, वीकेंड कंपलसरी है, टेस्ट ऑप्शनल है, जी नहीं। और आगे बोला होगा दोनों कंपलसरी है, फिर बोला होगा दोनों ऑप्शनल है, जी नहीं। मे और शेल का यूज है बच्चे लोगों, तो क्लास में आना वीकेंड्स के ऊपर वो ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट देना कंपलसरी है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। बढ़िया एग्जाम्पल लगाया भाई इन लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जो परमानेंटली अटैच है, तीनों इमूवेबल है, तो नॉट इमूवेबल का आंसर सी अपने को साफ साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर कट मैटर हो गया, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलो, वेर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसमें कोई डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे। ओके, किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में कोई पर्टिकुलर डे नहीं है उसके ऑपरेशन में आने का, तो वो कब से अप्लाई होगा, जब भी प्रेसिडेंट का कंसेंट आएगा, या तो उसमें डेट दे रखा हो नोटिफिकेशन का, अगर नहीं है तो प्रेसिडेंट का जब भी कंसेंट आएगा। ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, एज पर प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट, वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर 2 और 4 एनएक्टमेंट। अच्छा,
एक से ज्यादा एक्ट में अगर आपके अगेंस्ट में ऑफेंस है तो ऑफेंडर को सजा मिलेगी किसी भी एक में, अंडर आइदर और एनी ऑफ दोज एनैक्टमेंट। हमारा क्लियर प्रोविजन है बच्चों, कितनी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा 95 का एकदम से, आइदर और एनी ऑफ दोज एनैक्टमेंट। चलो नंबर नेक्स्ट, फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जो कन्फर करता है राइट्स को, उसको क्या बोलेंगे बच्चों को, इसके लिए करना क्या पड़ेगा तुमको, स्टडी मैट में डेफिनेशन दे रखी है सबकी, अक्सर एमसीक्यू में आ भी जाती है, तो देखने में सब एक जैसे लगे। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करता है कन्फर्म अ राइट ऑफ रिकॉर्ड एज फैक्ट ऑफ, तो सर ये जो लीगल डॉक्यूमेंट भी है और जो रिकॉर्ड्स के राइट भी, तो सर ये तो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, डीड भी हो सकता है, स्टैट्यूट भी हो सकता है बच्चे लोगों को। डायरेक्ट डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट की, स्टडी में आप चेक करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन डायरेक्ट आपको ये दिख जाएगा, इसमें तीनों का डेफिनेशन दे रखा है बराबर, वहां पे डीड का भी दिख जाएगा, डॉक्यूमेंट का भी दिख जाएगा, और ये जो लाइन्स है वो एज इट इज आपको कहां मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, अपने को ध्यान में रखना है। सीधा सीधा सा हेडन्स का जो हमारा रूल है उसको मिस्चीफ रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं बच्चों, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टेक द ऑड वन, इसमें से आपको इंटरनल एड दे रखी है मेरे ख्याल से, ऑड वन आपको इसमें से निकालना है, तो यूजेस अपने को दिख रहा है, इंटरनल एड जो अपन पढ़ते हैं उसमें प्रीएम्बल भी है, मार्जिनल नोट भी है, प्रोविजो भी है, यूजेस नहीं है, वो अलग से ही है, तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Which rule of construction is applicable where there is a real and not merely apparent conflict between provision of the act and one of them has not been subject to the other? Okay, दो अलग अलग चीजें कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं और एक दूसरे को ओवरराइड भी नहीं कर रही है, तो फिर उसको कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन होता है, पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने, दो एक्ट को साथ में पढ़ना, दो अलग अलग प्रोविजन जो कुछ डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, साथ में पढ़ना, इस हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। और आखिरी पॉइंट, एन इंटरनल एड दैट मे बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग with the section or to exclude something from it is okay। इंटरनल एड्स के चारों पॉइंट, इसमें से ऐसा क्या है जो मे बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग, कुछ चीजों को ऐड करता है विद इन द सेक्शन जो सेक्शन की है, और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट, या उससे कुछ चीजों को हटा देता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है बच्चों, यही हमारा आंसर है। कई जगह पे हमने इस प्रोविजन को पढ़ा जहां पे हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि भाई जब भी हम कैलकुलेट करेंगे बायबैक का, तो एक्सप्लेनेशन देके रखता है कि इसमें फ्री रिजर्व के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको इंक्लूड करना है ना, या कई जगह पे ये एम्प्लॉइज हमारे जो हैं वो एक्सक्लूड रहेंगे बराबर, तो इसीलिए ये सब एक्सप्लेनेशन का पार्ट हो रहा है, तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां आकर के बच्चे लोगों आपके सारे के सारे आंसर्स खत्म हो गए, मतलब एमसीक्यू जो हमारे 100 हैं डायरेक्ट वाले, वो हमने यहां आकर के कर लिए हैं एब्सोल्युटली कंप्लीट बराबर से। तो ये पोर्शन यहां खत्म हो गया है बच्चे लोगों, तो आज के लिए ये सेशन इतना ही, और नेक्स्ट सेशन जल्दी आप लोगों के लिए एकदम तुरंत बेस के ऊपर लेके आ रहा हूं, आप एक एक करते जाइए, अगला सेशन आपके पास में आता जाएगा। 40 क्वेश्चन हमारे पास में केस बेस है, तो फायदा ये कि आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा और ये एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, और वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जिन्होंने भी अभी तक ये एमसीक्यूज नहीं किए उनको फटाफट से